दिस इज़ अ कर्व सरफेस और उसके आगे इस तरह की हॉरिजॉन्टल सरफेस है। कर्व्ड सरफेस में म्यू है 0। एक हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास है m। यहाँ पर म्यू की वैल्यू कुछ दे रखी है, म्यू हम चलो सिंबल्स में वर्क करते हैं, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये पूछा है फाइंड डिस्टेंस traveled by the object on, ये इनके सेक्शंस के नाम लिख देते हैं, on section BC। आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? सामने देखो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में सामने लिख रहा हूँ, तुम्हें पढ़ने में आ रहा है? तो जो आपने फिगर बनाया वो थोड़ा ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए, और ए से बी तक स्मूथ सरफेस है, आफ्टर बी सरफेस रफ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑन सेक्शन BC आफ्टर विच इट विल स्टॉप। तो क्या करना चाहिए बोलो? तुम लोग अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। फिर उसके बाद मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम एग्जैक्टली लगा करके बताऊंगा। क्या तुम्हारे माइंड में आ रहा है इसको करने के लिए? बोलो। तो इसमें स्मूथ पार्ट का लेंथ ऐसा कुछ नहीं दिया है ना? इसमें स्मूथ वाला जो से पार्ट है उसका कुछ लेंथ ये सब कुछ नहीं दिया ना? चलो एक काम करते हैं, हाँ एक चीज़ तो यहाँ पर होनी चाहिए, मैं एक चीज़ मैं लिखना भूल गया। वैसे तुम सोचो कि क्या तुमको खुद से नीड लग रही है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गिवन होना चाहिए यहाँ पे? क्या चीज़ होना बहुत ज़रूरी है? गिवन तो होएगा, तो एटलीस्ट हाइट जिससे वो हाइट, यस यस हाइट, क्योंकि हाइट अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यस हाइट देना चाहिए। ये चीज़ तुम मतलब स्ट्रांगली बोल सकते हो, क्योंकि अगर तुम ये सोचो कि हाइट पे डिपेंड करेगा कि नहीं वो डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। तो हाइट तो पता होना चाहिए, अगर हाइट ही नहीं पता होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे डिस्टेंस। तो कोई तुम लोग पहले खुद से सोच रहे हो क्या करना है? सर सर मैं बताऊं सर मैं कैसे सोच रहा हूँ? हाँ बोलो। सर मेरे हिसाब से सर जब वो नीचे आएगा सर वो ब्लॉक, तो सर उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी बची होगी सब वो आगे फोर्स में लग जाएगी सर। वो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे सर? मतलब अच्छा। सोचना तो यही है सर। पर एक मिनट, तुम्हारे सेंटेंस में दो गलतियां हैं। काइनेटिक एनर्जी बची होगी, इससे ऐसा लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है और अब जो रिमेनिंग बची है वो अब आगे कुछ होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जैसे नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो पहले तो ये बची वर्ड तो हमने थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया। दूसरा चीज़ है कि वो जो बची एनर्जी है तुमने कहा वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी गलत है भाई, कि फोर्स अलग डायमेंशन की चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी अलग डायमेंशन की है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कहाँ कन्वर्ट होगी? BC सेक्शन में, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आने वाला था। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगा सकते हैं कि नहीं? अभी चलो वो अभी नेक्स्ट स्टेप में आएगा, मतलब नेक्स्ट इस टॉपिक के बाद आएगा वो। तो अभी कंजर्वेशन ऑफ, चलो अभी तुमको मैंने फ्री छोड़ा हुआ है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और
फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। या चलो इस क्वेश्चन के बाद मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम भी ले लूँगा, फिर हम लोग फिर आगे के क्वेश्चन में दोनों को ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर लग सकता है कि नहीं लग सकता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी? तो बी पॉइंट तक तो रहेगी सर, उसके बाद यूज होने लगेगी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। यस, गुड। जब तक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तब तक लगा सकते हो। तो ए से बी के सेक्शन में तुम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा? बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? जितनी ए पर पोटेंशियल एनर्जी है। यस, बी ए पॉइंट पर ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। कैसे पता लगा नो काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए। रिलीज का मतलब हो गया कि यहाँ पर यू जीरो है, यानी कि के इनिशियल हो गया जीरो और यू इनिशियल कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो गई mgh, और बी पॉइंट पर यू फाइनल क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें पता नहीं अभी, तो हम यहाँ पर अगर तुम्हारा प्रोसेस यूज करें तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो यू इनिशियल हो गया mgh, के इनिशियल जीरो, यू फाइनल हो गया जीरो। ठीक है, h जीरो है तो mgh जीरो हो गया यू फाइनल में, एंड के फाइनल हाफ mv स्क्वायर, या के फाइनल ही लिखे रहें तो हमको कोई वेलोसिटी पता करके क्या करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें लगे कि v का पता करना है तो हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ से k फाइनल पता लग गया mgh। चलो हाफ mv स्क्वायर रख करके पता कर लो कि कितना वेलोसिटी है, तो तुम्हें v इज इक्वल टू अपना जो चिरपरिचित एक्सप्रेशन है v इक्वल टू √2gh वही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पहली बात हम ये कहना चाहेंगे कि फ्री फॉल होता तब भी √2gh, अगर h हाइट का फ्री फॉल होता, और h हाइट का स्मूथ सरफेस पर किसी भी शेप में फॉल है तब भी √2gh। ठीक है, स्मूथ सरफेस जरूरी है, स्मूथ नहीं होती तो √2gh नहीं होता। ठीक है, तो अब h हाइट का फॉल किसी भी पाथ के थ्रू हो रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो √2gh वेलोसिटी गेन होती है। ये तुम एक्सप्रेशन आगे अब कॉन्फिडेंट हो जाओगे, हम इसको यूज कर सकते हैं कहीं के लिए भी। ठीक है, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए और कोई एडिशनल फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई √2gh। अब वेलोसिटी आ गई या के फाइनल आ गया, तुम्हारी मर्जी, तुम इनमें से जो यूज करना चाहो। तो इनिशियल ये आ गई सर, फाइनल जीरो है। तो अब वहां पे क्या करें? सो बस अब एक्सेलरेशन का बताए। बताओ। एक्सेलरेशन g म्यू होगा ना? एक्सेलरेशन g म्यू ओके, माइनस g ये कौन से सेक्शन में? bc। फॉर bc acceleration is f upon mass, f is mu n अपॉन मास, n कितना है? mg है, अपॉन मास तो mu g हो गया। ये है रिटार्डेशन। ठीक है, जब b से c जा रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन है और फ्री फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg। ठीक है, इतना फ्रिक्शन लग रहा है तो एक्सेलरेशन हो गया म्यू g। अब क्या करें? v square minus u square equals to s। सर s इक्वल्स टू h बाय म्यू। क्या चीज? s इक्वल टू h बाई म्यू, क्या चीज ये अच्छा तुमने फाइनल आंसर बता दिया क्या? ओके, हाँ सर यही बता दिया। हाँ नहीं, जो तुम स्टेप वाइज बताया करो भाई। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब इसके आगे क्या करें? ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है ये। यस सर। और ये u की वैल्यू कितनी? ये √2gh, ये तुम्हारे BC सेक्शन के लिए। हाँ, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी फॉर BC सेक्शन, तो u की u स्क्वायर डाल दिया 2gh। ठीक है, 2 इंटू माइनस म्यू जी एक्सेलरेशन एक्चुअली रिटार्डेशन था, इंटू s, तो s इक्वल्स टू आ गया h अपॉन म्यू। 2g कैंसिल हो गया, ये आ गया। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हारी अप्रोच क्या रही? मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि हम दो अप्रोच से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक फोर्स वाला मेथड, फोर्स मेथड, जिसमें कि हम फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल करके और फिर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ करते हैं, और दूसरा मेथड था एनर्जी मेथड। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर ए बी में एनर्जी मेथड लगाया है ए बी पार्ट में, और बी सी में हमने ये लगाया है फोर्स मेथड लगाया है ना? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, क्या ए बी में हम फोर्स मेथड और बी सी में एनर्जी मेथड का यूज कर सकते थे? ए बी पार्ट में फोर्स मेथड यूज कर सकते हो? फोर्स से एक्सेलरेशन निकालो और इस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी गेन निकालो, ऐसा कर सकते हैं ए बी में? सर एक Yes, sir, कर 5 सकते की हैं। अच्छा, कैसे करोगे? मैं जरा ए बी पार्ट के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, ये ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मैंने भी एक जनरल पॉइंट ले लिया, ठीक है, रास्ते में कहीं पर है ये, ठीक, और इस जगह पर जो एंगल है वो कुछ थीटा ले लो हॉरिजॉन्टल से। अब क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इस पर? इधर की तरफ एम जी साइन थीटा लग रहा होगा, इधर एन लग रहा होगा, फ्रिक्शन है नहीं तो फ्रिक्शन हटा दो भी। फिर और कोई फोर्स एम जी कॉस थीटा इधर लग रहा होगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे थीटा चेंज होता जाएगा। इस पाथ पर ये थीटा चेंज होगा तो Yes, sir. एम जी साइन थीटा इज वेरिएबल। फिर क्या अप्रोच होगी यहाँ पर? एम जी कॉस थीटा और एन तो हमेशा थीटा कुछ भी हो, एन एडजस्ट करके एम जी कॉस थीटा को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं थीटा चेंज हो रहा है, एम जी कॉस थीटा चेंज हो रहा है, एंड एम जी कॉस थीटा के अकॉर्डिंग एन चेंज होकर के एम जी कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर रहा है। तो अलोंग द टेंजेंट एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जी साइन थीटा हो गया, वेयर थीटा इज वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे? ये लेंथ एग्जैक्टली देखोगे कि ये लेंथ कितनी है। अब ये लेंथ तो तुम्हें, शेप तो मैंने क्वेश्चन में बताई नहीं, कुछ भी हो सकती है। तो अगर शेप नहीं पता है तो फिर तो ये मेथड यहीं फेल हो गया। शेप नहीं पता तो फिर अब तुम ये साइन थीटा का तुम्हें पता नहीं किस तरह से थीटा चेंज हो रहा है। शेप पता होती तो हमें थीटा पता होता कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो यहीं फेल हो गया अगर हमें शेप नहीं पता है। मान लो मैं शेप तुम्हें दे दूं कि ये क्वार्टर सर्किल है, तब भी ये आगे तुमको लिखना ये मुश्किल पड़ेगा। डीवी बाई डी टी इसको लिखोगे, ठीक है, ये वी टेंजेंशियल है, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन में देखो थीटा एक वेरिएबल, एक वी वेरिएबल, एक टी वेरिएबल, तीन वेरिएबल आ रहे हैं। थीटा को तो फिर तुम रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, या टी को थीटा, मतलब टी और थीटा का आपस में रिलेशन निकालोगे, वो सब मुश्किल काम होगा, ठीक है। तो हम जहां पर भी हमें दिखे कि पाथ में फोर्सेस वेरिएबल लग रहे हैं, मैंने पिछली बार गाइडलाइंस लिखवाई थी कि कब फोर्स मेथड यूज करोगे कब नहीं करोगे। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम फोर्स मेथड को कोशिश करेंगे कि अवॉइड हो जाए, ठीक है। कोई कोई बहुत रेयर क्वेश्चन होंगे जिसमें कि अवॉइड नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट तुमको तो ऐसा क्वेश्चन रेयरली मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि रोडोव का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, जो या जे एडवांस में कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन आया हो वहाँ पर कि तुम ये काम नहीं कर पा रहे एनर्जी मेथड का, लेकिन यूजुअली एनर्जी मेथड ही लगेगा। 98% क्वेश्चंस में एनर्जी मेथड ही लगेगा, जहाँ पर भी फोर्सेज इस तरह के हों कि पाथ में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो और उसकी वजह से फोर्स चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स मेथड यहाँ पर लगाने से हम बिल्कुल बचेंगे। अच्छा, दूसरा सेक्शन जो बीसी सेक्शन था, क्या हम उसमें एनर्जी मेथड की बात कर सकते हैं? बीसी सेक्शन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन फिर भी हम वर्क और एनर्जी के फॉर्म में बात कर सकते हैं कि नहीं? जरा तुम कॉमन लैंग्वेज में बताओ कि बी से सी तक जाने में एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो रही है, कहाँ से वर्क आया, कहाँ गया, एनर्जी कहाँ से आई, कहाँ गई। कोई थ्योरम वेरम को याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन। तुम ऐसे सोचो कि एक बनिया है, अपनी दुकान पे हिसाब रखता है, ठीक है, कि कितना माल आया, कितना गया, कितना पैसा आया, कितना गया, ठीक है। इसके लिए तो बेसिक अरिथमेटिक चाहिए। तो उस तरह से सोचो, यहाँ पर जब बी पर मोशन स्टार्ट हुआ, बीसी वाला पार्ट, तो उस समय वो ऑब्जेक्ट अपने साथ क्या लेके आया है?
काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेके आया है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी उसकी रिड्यूस होनी चाहिए। हाँ, और सी पर जाकर के सी मतलब जहां पर भी जाके वो रुकेगा वो काइनेटिक एनर्जी सारी खर्च हो चुकी होगी तो वो रुक गया। तो अब ये सारी खर्च होके गई कहाँ? So it is used in overcoming the frictional force. हीट एनर्जी। यस, हीट एनर्जी में, लेकिन हम उसके लिए हीट का कोई फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे कहेंगे कि वो सारी एनर्जी गई वर्क, नेगेटिव वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन ने जो नेगेटिव वर्क किया, या कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट हैज बीन स्पेंट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है उसको इक्वेट कर देंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा नेगेटिव वाला, और जैसे ही वो उस काइनेटिक एनर्जी को पूरा कंज्यूम कर लिया उस समय ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, बॉक्स रुक गया। ठीक है, तो वो काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलो इसी के नीचे मैं उस ऑल्टरनेट वे को भी दिखा देता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा फ्रीज हो गया है। फॉर बीसी मैं यहाँ पे कोई थ्योरम का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है के ये वाली हाफ mgh, इसको मैं के इनिशियल बोल रहा हूँ। वहाँ तो के एफ लिखा था ऊपर क्योंकि ए बी पार्ट के लिए वो फाइनल पॉइंट था, बट बीसी पार्ट के लिए इनिशियल पॉइंट है। तो के इनिशियल इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू दिस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मैं अगर मॉड लगा दूँ तो बेटर है। ठीक है, अदरवाइज मुझे के ऐसा ये चीज़ मैं अभी वैसे कर रहा हूँ, एक रफ मैनर में कर रहा हूँ, जो कि जिसमें तुमको कोई थ्योरम नहीं, बस कॉमन सेंस लगाना है। तो उस हिसाब से समझ में आ गया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन है वो मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी को के इक्वल है, तभी वो पूरा कंज्यूम हो रही है। तो ये कितनी है, mgh है। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, अगर मान लो ये बीसी पार्ट में s डिस्टेंस चला है तो फ्रिक्शन इंटू एस, और फ्रिक्शन की वैल्यू हमने क्या देखी, म्यू एम जी इंटू एस। ठीक है, यहाँ से एम जी कैंसिल हो गया और एस इज इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन म्यू आ गया। सेम आंसर। ठीक, बोलो सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक अरिथमेटिक वाला चीज़, जो कॉमन सेंस। ठीक है, और मैं तुम्हें बताऊं, मैंने जब जेई की तैयारी करी थी मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह ये नाम भी नहीं सुने थे मैंने। ठीक है, मैंने वैसे तो एच वर्मा की बुक पढ़ा था, लेकिन मैंने जब 12th की या 11th में मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था उस समय एच वर्मा मैंने नहीं पढ़ी थी 11th में। वो मेरी कुमार मित्तल की बुक हुआ करती थी, उसमें ऐसा कोई थ्योरम नहीं दिया हुआ था। ठीक है, वहाँ पर जो मुझे याद है कि बस खाली वर्क वगैरह पढ़ा होगा, एनर्जी पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, क्वेश्चन लगाने लग गए तो कॉमन सेंस से लगा दिए। ठीक है, फिर जब जेई के क्वेश्चन लगाए तो कॉमन सेंस से लगा दिए। तो कभी ज़रूरत ही नहीं लगी कि कोई ऐसी थ्योरम होती होगी। बाद में देखा कि अच्छा ये तो एच वर्मा में लिखी हुई है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ ऐसी कॉमन सेंस से किया है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम जब होती है तो उसका भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक बार में यहाँ तो ब्रेक करके किया हमने ए बी और बी सी, अब मैं पूरा ए से लेकर के सी तक का एक बार में करूँगा। ये बताओ कि वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने तुम लोग को एक पॉइंट लिखाया था कि ये इंस्टेंटेनियस पे नहीं लगता है, ये बिटवीन फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल या फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट लगता है। ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच में। तो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। सी कहाँ है, सी जहां पर भी वो स्टॉप हो रहा है वो पॉइंट है। ठीक है, तो ये बताओ कि व्हाट इज के इनिशियल, यानी कि के एट ए जीरो, व्हाट इज के फाइनल, यानी कि के एट सी जीरो, यानी कि डेल्टा क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अच्छा तो अब लेफ्ट साइड में जो टोटल वर्क डन होता है उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए देखो कि इस पर फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इस पर एक तो एन एक्ट किया था। ठीक है, इधर एम जी कॉस थीटा था, इधर एम जी साइन थीटा था। ठीक है, फिर यहाँ पर जब चले गए तो यहाँ पर फिर एम जी ऐसे हो गया और एन इधर हो गया। ठीक है, तब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स रह गया, कौन सा, फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ वाले पार्ट में फ्रिक्शन नहीं है,
ए बी वाले पार्ट में फ्रिक्शन 0 है, ठीक है, लेकिन बीसी वाले पार्ट में फ्रिक्शन लग गया था, और कितना लग गया था फ्रिक्शन, म्यू एम जी। ठीक, चलो तो अब लिखते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन एक एक फोर्स का नाम लेते जाओ। एक तो ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी में वर्क डन बाई ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ग्रेविटी जब मैंने लिख दी तो फिर mg cos थीटा और mg sin थीटा दोनों ही आ गए, ठीक है, ग्रेविटी में ये दोनों आ गए। वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। बताओ इसके अलावा कोई और है? कोई और फोर्स लग रहा है क्या बॉडी पर? एफवीडी में देख लो, इसका एफवीडी मैंने बना ही रखा है, कोई और टाइप का फोर्स नहीं है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा के विच इज 0। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी तुमने पढ़ा था कि हम खाली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख लें कितना हो रहा है, तो ए से लेके सी तक में कितना टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एच हुआ है, ठीक है, और एच किधर हुआ है, डाउनवर्ड हुआ है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, वर्क डन बाई नॉर्मल, बीसी पार्ट हो चाहे सीए पार्ट हो, डिस्प्लेसमेंट तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंशियली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो वो वर्क डन तो 0 हो गया। फ्रिक्शन का वर्क डन ए बी पार्ट में 0 है, बीसी पार्ट में एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वहां पर हम ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी और इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, और इसका साइन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू फ्रिक्शन फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है और फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो निगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन, अगर मान लो फ्रिक्शन ए बी पार्ट में भी होता तो मुझे यहाँ पे ब्रेक करना पड़ता, यहाँ पे फिर मुझे फ्रिक्शन ए बी के लिए म्यू एम जी कॉस थीटा वाला पार्ट लेना होता और फिर उधर हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में म्यू एम जी लेना होता, तो हमें 2 पार्ट में ब्रेक करके वर्क डन बाई फ्रिक्शन लेना होता, ठीक है। और एम जी कॉस थीटा का जो म्यू एम जी कॉस थीटा का जो फ्रिक्शन होता, नॉर्मल रिएक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा, यानी कि यहां पर अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता तो वो फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स होता, उसका वर्क डन बिना इंटीग्रेशन के नहीं निकलता, तो हम फिर से वहां प्रॉब्लम फंस जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे उसके लिए क्या करते हैं आगे। एम जी एच माइनस म्यू एम जी एस इक्वल टू 0, तो यहां से तुम्हें एम जी एच इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एस, एम जी कैंसिल कर दो तो एस इज इक्वल टू एच बाई म्यू, सेम चीज आ गई, एक स्टेप में हो गया, यस सर। ठीक है। चलो अब जरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम की बात कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। ये मैं सीबीएसई क्लासेस में करा चुका हूँ, तो इसलिए तुम लोग थोड़ा थोड़ा आगे आगे बताओ। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैं फोर्सेस को 2 टाइप के फोर्सेस मान रहा हूँ, फोर्स 2 तरह के, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। सारे फोर्सेस आइदर कंजर्वेटिव होंगे और नॉन कंजर्वेटिव होंगे, और जो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उनके लिए हम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिख सकते हैं, बोलो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो। नेगेटिव डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू। तो फोर्स हो गया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सारे फोर्स का इसमें आ गए इन 2 कैटेगरी में, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को क्या कर दें, माइनस डेल्टा यू लिख दें, ठीक है, प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा के, यानी कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो यहां से तो ये पता लगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो चेंज होगा, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, या इसको के प्लस एम लिख दें, एक मिनट रुको जरा,
जस्ट अ सेकंड। इसको हम डेल्टा के प्लस यू एक साथ लिख देते हैं, तो चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा। के प्लस यू इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू दिस। अच्छा, चेंज यहाँ पे जीरो नहीं हुआ है। जीरो कब होगा? वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन उस बॉडी पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है, ठीक है, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस भी आ गए। जरा अगर क्लियर करना हो तो तुम चाहो तो इस नॉन कंजर्वेटिव से जनरली हम फ्रिक्शन ही समझते हैं, तो इसलिए मैं इसको अलग से भी लिख दे रहा हूँ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगा रही है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, इसमें कंजर्वेटिव वाले नहीं है। ठीक, तो अब देखो कि ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होगी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज के प्लस यू इज कंजर्व्ड इफ वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज जीरो। ठीक है, तो अब यहां से तुम्हें स्टेटमेंट पता लग गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, कि इफ देर इज नो एक्सटर्नल नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड देर इज नो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, ये है बुक का स्टेटमेंट। लेकिन जो मैंने लिखा है इससे तुम इसमें और एक्स्ट्रा सोच सकते हो कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रहा हो, तब भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो कंजर्व हो सकती है। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? बुक की स्टेटमेंट है कि व्हेन देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर वो एक्ट कर रहा हो तो भी तुम यहां पर ये इंश्योर कर दो कि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। ऐसा तो हो सकता है ना कि कोई फोर्स लग रहा हो लेकिन वो वर्क ना कर रहा हो। समझ में आया? बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो लेकिन उसका वर्क डन जीरो हो, अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रहा हो लेकिन उसका वर्क डन जीरो हो? ऐसा हो सकता है। अप्लाइड फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगा दो, वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है, यूजुअली फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा होता है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट लग रहा होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन में ऐसा एग्जांपल लेना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा जहां पर कि फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो हो। ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ना हुआ, जैसे तुमने एक हैवी टेबल रखी है, उस पर फोर्स लगाया और डिस्प्लेस नहीं हुई, वो फोर्स तो लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन उसका जीरो हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन जब हम वर्क डन वगैरह की बात कर रहे हैं तो ऐसा होता नहीं है कि बॉडी रुकी हुई हो, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा होता है। ठीक है, नहीं तो फिर उससे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हम थ्योरेटिकली तो बात कर सकते हैं कि टेबल रुकी हुई है, उस पर फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन भी लग रहा है, लेकिन उस पर हमको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन जनरली ऐसा कमी आएगी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, यानी फ्रिक्शन लग रहा हो और उसका वर्क डन जीरो हो। ठीक है, तो इसलिए देयर इज नो हार्म इन सेइंग कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, बट जो भी निटी-ग्रिटीज हैं वो समझ में आ गई, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उससे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है? सर, में इंटरनल फोर्स की नहीं लगाई। अच्छा, इंटरनल आ गया कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव में। इंटरनल एक्सटर्नल तो एक अलग तरह का वो होता है ना क्लासिफिकेशन। ऐसा थोड़ी कि फोर्सेस के क्लासिफिकेशन में 4 कैटेगरियों की कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव एंड इंटरनल अलग है, एक्सटर्नल अलग है। ये तो तुम फोर्सेस को है ना, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव में सारे फोर्स कैटेगराइज हो गए। सर, ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है सर, ये कौन सी फोर्स है?
ये वैसे तो नॉन कंजर्वेटिव में ही आ जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। लेकिन जरा सा उसको हाईलाइट करने के लिए कि तुम यूजुअली हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से फ्रिक्शन को ही सोचते हैं कि फ्रिक्शन होगा या विस्कस फोर्स होंगे या ड्रैग फोर्स होगा, ठीक है, इस तरह का ही हम यूजुअली सोचते हैं। तो इसलिए मैंने ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अलग से लिख दिया, होना वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ही आएगा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल अप्लाइड क्या होता है, जैसे तुमने एक ये बॉडी रखी, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा दिया, ठीक है, किसी ने हाथ से पुश किया, किसी ने स्ट्रिंग से पुल किया, ठीक है, ये वाले फोर्स है, ठीक है। Yes, sir. तो इसको मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में ही लिख देना चाहिए था, लेकिन जस्ट उसको एक अलग से थोड़ा सा उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए मैंने अलग से लिख दिया। ओवरऑल मतलब नॉन कंजर्वेटिव यस, ओवरऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यस। ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि अगर नॉन कंजर्वेटिव, अगर फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है नॉन कंजर्वेटिव, तो फिर उसका वर्क डन तो जीरो होना ही है 100%। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहा हो, तो उसका वर्क डन जीरो हो। तो मैं ये कहूंगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, डिस्पाइट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब भी कंजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो था, भले वो लग रहा था लेकिन वर्क डन जीरो था, तो इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो गई। तो ये मैं तुम्हें बुक की लैंग्वेज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि बुक में तो ये लिखा है कि देर इज नो इफ देर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात अपने आप में सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसके अलावा और एक्स्ट्रा एक कंडीशन है जहां पर कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो सकती है। कौन सी कंडीशन? कि फोर्स लग रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि वो नहीं लगना चाहिए लेकिन वो लग रहा है, लेकिन उसका वर्क डन जीरो हो जाए, ठीक है, तो इट इज एज गुड एज इफ इट इज नॉट एक्टिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में यही बात है कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, या तो वो बिल्कुल ही गायब हों तब तो बिल्कुल ठीक है, आराम से लगा दो, और अगर हों तो ये देख लो कि उनका वर्क डन जीरो है कि नहीं। अगर वर्क डन जीरो नहीं है तब क्या करोगे? अगर मान लो ये वर्क डन जीरो नहीं है तब क्या करना है? ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन जीरो नहीं है तब क्या करना है? तब यही अप्लाई कर देना है। ये जो मैंने अभी मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम नहीं है। ये तो मैं वही बनियागिरी वाली बात कहूंगा कि ये तो बनिए का हिसाब है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज होगा वो इन वर्क डन के में जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है, इसको मैं कोई नाम नहीं दे रहा। ये जो थ्योरम जो मैंने लिख दिया जिसको बॉक्स में, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम कहाँ है? वो ये है, दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। बताओ क्लियर हुआ? यस सर। और कोई किसी को नो बोलना हो तो मैं ज्यादा वेट करूंगा उसका। यस, सबको अच्छे समझ में आ गया? चलो ठीक है फिर। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए से बी में तो लगा सकते थे, बी से सी में नहीं लगा सकते। ब्लॉक्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, 2 blocks are released from rest. Find velocity of blocks after each has moved distance d. सिंपली कंस्ट्रेंट मोशन है तो ये तो पता ही है कि उनकी स्पीड जो होंगी सेम रहेंगी हर मोमेंट पर, और अगर एक डिस्टेंस डी ऊपर गया है तो दूसरा डिस्टेंस डी नीचे जाएगा। अब इसको हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है, ठीक है।
तो ये बताओ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बोलते जाओ। 0. 0. के फाइनल, मान लो लेट कर लेते हैं कि स्पीड जो है, लेट स्पीड v इज गेन्ड बाई बोथ। ठीक है, दोनों एक ही स्पीड से गेन करेंगे तो गेन्ड बाई बोथ। तो के फाइनल बोलो, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ 2mv स्क्वायर, दैट इज 3m बाई 2v स्क्वायर। ठीक है, अब वर्क डन के लिए अब बताओ कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, किसी भी एक ब्लॉक पर देखो जरा। So tension Tension and gravity. and gravity. यस, ठीक, तो इनकी बात कर लेते हैं। तो अच्छा, हम सिस्टम किसको लें? सिस्टम चूज करना पहला स्टेप था वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने का। सिस्टम 2m अकेला, m अकेला कि 2m और m मिला करके? इवन पुली भी ले लो, 2m और m और पुली, तो पुली की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही है। रोटेशनल पोटेंशियल सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी पुली। अगर 2m और m में वेलोसिटी आ गई तो जो स्ट्रिंग है वो तो मूव कर रही है, स्ट्रिंग अपने साथ पुली को मूव कराएगी कि नहीं कराएगी? क्वेश्चन जितना लिखा है उसके बेसिस पे तुम क्या सोचोगे? No. क्यों नहीं? क्या आइडियल पोजीशन फ्रिक्शनलेस होती है? यस, आइडियल पुली फ्रिक्शनलेस होती है। मेंशन नहीं है तो हम आइडियल मानेंगे। फ्रिक्शनलेस होगी तो स्ट्रिंग उसके ऊपर स्लिप करेगी, उसको रोटेट नहीं करा पाएगी, तो वो स्टेशनरी की स्टेशनरी रही, तो उसका ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। ठीक है, दूसरी चीज आइडियल पुली मासलेस भी होती है। अगर मान लो रोटेशन आ भी गया तो उसमें मास जीरो होने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी जीरो ही रहेगी। ठीक है, तो जैसे भी देखो उसने पुली को तुम सिस्टम में लो या ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब m, और इसी तरह से स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग में कोई पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वो भी हम सिस्टम में लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब m और 2m को मिला करके ले लेते हैं। ठीक है, कंसीडर सिस्टम ऑफ m एंड 2m टुगेदर। ठीक है, तो अब बताओ वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल्स टू डेल्टा के। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी में तुम दो पार्ट में करोगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन 2m, वर्क डन ऑन बाई ग्रेविटी ऑन m। अब m ऑब्वियस है कि हल्का है तो ऊपर जाएगा, 2m नीचे जाएगा। ठीक है, तो बताओ 2m पर जो ग्रेविटी का वर्क डन होगा इन डिस्प्लेसमेंट d नीचे जाने में, विद साइन बताना है। अनीश बताओगे? ग्रेविटी का पूछ रहे हैं, हाँ, कुछ है बिल्कुल 2mv 2m mg और d अच्छा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव की पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट ठीक है। इन द सेम अच्छा, अभी सिस्टम पर हम ग्रेविटी का वर्क डन निकाल रहे हैं तो सिस्टम पूरा नहीं हुआ, अभी m भी बचा हुआ है, उस m पर बताओ। डेविड, एक सेकंड रुको, डेविड आर यू देयर? डेविड, यस सर। हाँ डेविड बताओ जरा, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन स्मॉल m। मैं बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, अगर तुम जरा भी ध्यान से सुन रहे होगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। जो लोग भी सुन रहे होंगे तो वो उनको ये मुश्किल नहीं लगेगा। इवन क्लास 9th का बच्चा भी सुन रहा होगा, वो बता देगा। डेविड नहीं सुन रहे थे क्या अभी ध्यान से? सर mgd। ओके, तुम मैं यहाँ पर आगे प्लस mgd लिख दूं इसके आगे? नो सर, नेगेटिव लिखेंगे ना। ओके ठीक है, तो तुम साइन क्यों नहीं बता रहे हो? ठीक है, अच्छा, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2m। 2m पर बताओ टेंशन कितना वर्क करेगा? -TD माइनस TD। और m पर कितना करेगा? +TD प्लस TD इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के है 3m/2v स्क्वायर। ठीक है, TD कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? mgd हो गया, 3/2mv स्क्वायर। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 2/3 mm कैंसिल gd अंडर रूट। आंसर।
बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना समझ में आया कि पहले सिस्टम को चूज करना है, जिससे कि हम सिस्टम जब पता होगा तब हम एफवीडी में फोर्सेस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर सिस्टम ही नहीं पता होगा तो हम किस पर फोर्स देखेंगे? तो पहले सिस्टम चूज करो, फिर फोर्सेस सारे आइडेंटिफाई करो, फिर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस लिखो। ठीक। अच्छा, टेंशन का जो वर्क डन है, देखा कि हमने पुली में ये 0 आया। ठीक है, क्या हम आगे हमेशा के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये सिंपल पुली है और दो मासेज हैं इधर उधर, तो उनमें हमेशा ये कैंसिल आउट हो जाएगा वर्क डन? इसको कैंसिल होने के लिए कंडीशन ये है कि पहले तो टेंशन दोनों साइड में सेम होने चाहिए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट डी भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो डी हमारा बिकॉज जो स्ट्रिंग है वो इनइलास्टिक है, स्ट्रेचेबल नहीं है, तो डी भी सेम होगा अंडर द कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो मोस्टली तुम्हें ये टेंशन वाला जो वर्क डन होगा वो तुम कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और एक क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। दिस इज अ टेबल है फ्रिक्शनलेस। इस टेबल के ऊपर एक चेन रखी हुई है, ठीक है, इस तरह की, और ये ऐसे अच्छा एक सेकेंड, अभी इनिशियली ये जो है इसका जो लास्ट एंड है वो टेबल का एज और चेन का एंड सेम पॉइंट पर है, मैच कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसको हल्का सा आगे की तरफ स्लिप, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, जिससे कि उसमें हल्का सा मास जो है वो नीचे आ जाए। 1 मिनट, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर पुश कर दूं, 1 mm भी अगर आगे पुश कर दिया, तो वो थोड़ा सा जो वेट नीचे आया वो फिर पूरे चेन को नीचे पुल कर लेगा, बिकॉज ऊपर टेबल फ्रिक्शनलेस है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट्स लेफ्ट हैंड इज अबाउट टू लीव द टेबल। फाइंड चेन की लेंथ क्या है? हाँ, लेंथ एल है। क्वेश्चन समझ में आ गया? और चेन का मास भी दे रखा है, मास भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। अच्छा, मास की तो जरूरत ही नहीं है वैसे, मास चलो अभी हटा ही दो, एक्स्ट्रा चीज मत लिखो। समझ में आ गया क्वेश्चन? स्लिपरी टेबल है, तो तुम हल्का सा भी उसको पुश कर दिया तो फिर वो आगे गिरती चली जाएगी। इसका फाइनल जिस मोमेंट पर ये जस्ट अबाउट टू, अगर मैं इसकी फाइनल वाली वो बनाऊं डायग्राम, तो फाइनल वाला कुछ ऐसा बनेगा, ये पूरी लेंथ एल इस तरह से लटक रही होगी। इस मोमेंट पर इसका तुम्हें स्पीड बताना है। क्या किया जाए? तो इसकी रीसेंट पोजीशन जो कैपिटल वो है, इनिशियल पोजीशन जो टेबल पर हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, और फाइनल पोजीशन में वो वर्टिकली है। नहीं सर, तो क्या इसका वेलोसिटी g इंटू √2l/g होगा क्या? तुम मुझे वो लॉजिक बताओ, तो तुम क्या लॉजिक लगा रहे हो? ऐसे आंसर सही हो या गलत हो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। तो फोर्स इस पे सिर्फ mg लग रहा होगा ना? ठीक है, उसकी फोर्सेस पर इनिशियल कंडीशन में अगर देखें, नीचे mg फोर्स लग रहा होगा और उस पर उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, बैलेंस हो जा रहे होंगे फोर्स। और सर जब आपने कहा जब वो थोड़ा सा उसको हमने डिस्प्लेस तो किया, आप थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो उसमें पूरा mg थोड़ी डाउनवर्ड उसको नीचे एक्सेलेरेट करा देगा, वो तो उसका जो पार्ट आगे लटका है उसका मास जो वेट होगा वो पुल करेगा। ठीक है,
पूरा पूरा mg थोड़ी ना उसको डाउनवर्ड पुल कर रहा होगा। जब वो इस तरह से, जब उसका कंप्लीट जो वो है, ये कंप्लीट लेंथ वो जब आ जाएगी वर्टिकल में, तब कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तब सारा का सारा वेट नीचे की तरफ mg है विदाउट एनी प्रोहिबिशन या कोई नॉर्मल रिएक्शन उसको रोकने वाला नहीं है। तब तुम लास्ट मोमेंट पे होगी कि अब इसको mg वेट इस पर एक्ट कर रहा है। लेकिन पार्शियल स्थिति में अगर कुछ पार्ट ऐसे ऐसे है, तो मान लो हाफ हाफ है, तो ये हाफ का mg/2 तो इसको नीचे पुल कर रहा है, लेकिन ये mg/2 को तो n नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा, तो पूरा पूरा mg इसको नीचे डाउनवर्ड नहीं पुल कर रहा है। कोई बताने वाला है क्या करना है? हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में सोचो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ है? लॉस हुआ है कि चेंज नहीं हुआ है या इंक्रीज हुई है पोटेंशियल एनर्जी? डिक्रीज हो रही है। कितना डिक्रीज हुई पोटेंशियल एनर्जी? तो एल लेंथ को नीचे की तरफ आ गया ना? कौन नीचे आ गया? एल लेंथ mgl/2। यस, नीचे कौन आ गया? तुम इसको ये सोचो कि ये पूरी जो चेन है उसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया? यस, तो वो L/2 आया सर। यस, तो mg इंटू L/2 टोटल मास, उसका जो सेंटर ऑफ मास, तुम जब भी कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो और उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना इजी हो, तो तुम सेंटर ऑफ मास का देख लो कि कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दिस इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सारा कहाँ चला गया? ये उसकी काइनेटिक एनर्जी के गेन में चला गया। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, ठीक है। तो डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल को 0 कर दिया, प्लस डेल्टा यू में यू इनिशियल क्या है या मैं यहाँ पर अगर लॉस डेल्टा यू को लिखूँ तो माइनस mg/2 हो जाएगा, लॉस है तो नेगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी का डेल्टा यू मीन्स चेंज अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो चेंज नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने माइनस mg/2 लिख दिया। तो के फाइनल क्या हो गया? हाफ mv² इज इक्वल्स टू mg इंटू L/2। 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया? √Lg हो गया, ठीक है। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए फोर्सेस बताओ, क्या क्या फोर्सेस लिखोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय, और कौन सा फोर्स लग रहा है? बोलो। एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, उसका तो 0 हो जाएगा। यस, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इज इक्वल्स टू डेल्टा के। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना? तो m पॉजिटिव वर्क डन है कि ग्रेविटी का, कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। कितना? mg डिस्प्लेसमेंट L/2 इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल 0, ठीक है। इक्वेशन जो बनी वो वही बनी जो यहां पर बनी थी, ठीक है। चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, इक्वेशन वही बनती है। बस क्या हो गया? डेल्टा यू वाला जो टर्म यहाँ पर लेफ्ट साइड में था, डेल्टा के साथ में था, वो चीज यहाँ पर डेल्टा के अपोजिट वाली साइड में है। यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ था जब इधर था, जब अपोजिट साइड में मिला तो पॉजिटिव साइन के साथ मिला, ठीक है। तो इक्वेशन सेम ही बन रही है, सॉल्यूशन सेम ही आ रहा है। दोनों ही मेथड को मैं कहूंगा कि हमारा वर्क मेथड है, जो मैंने 2 मेथड बताए थे, एनर्जी मेथड या मतलब वर्क एनर्जी मेथड एंड दूसरा फोर्स मेथड। तो यहाँ ऐसा नहीं कि हमने फोर्स मेथड यूज कर लिया, दोनों में हमारा है वर्क एनर्जी, ठीक है। फोर्स मेथड हमने नहीं यूज किया है, ठीक है। तो तुम एनर्जी कंसिडरेशन कर रहे हो, तुम उसको एनर्जी मेथड बोलेंगे या वर्क एनर्जी मेथड बोलेंगे, ठीक है। चलो फिर क्लास हम अभी और करते हैं, तुम लोग या 5 मिनट अभी और ले सकते हैं, वैसे 5:15 पे क्लास शुरू होगी। बताओ, एक क्वेश्चन और करा दें या छोड़े? सर हाँ बोलो। सर आप ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाला पेज दिखा सकते हैं? सर वो कनेक्शन कट हो गया था उस समय,
तो नोट नहीं करता। अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें, रिकॉर्ड किया है मैंने। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। मैंने ग्रुप पे एक क्वेश्चन भी डाला था। अच्छा अच्छा, चलो उसको ले लें। हाँ वो ले अच्छा अच्छा, बाकी लोगों ने देखा है? लोग अगर थोड़ा भी जो लोग सिंसियर होंगे वो लोग देखे होंगे। ऋतिकेश तुमने देखा है जैद ने जो क्वेश्चन पोस्ट किया है? नो सर, मैंने भी फोन लिया सर जब क्लास चालू हुई थी तभी। अच्छा चलो ठीक है। तो एक सेकंड, तो जिन्होंने क्वेश्चन नहीं देखा है दे कैन लीव। लीव तो नहीं करना है वैसे, अब केमिस्ट्री इसी में ही शुरू होगी, ठीक है। हाँ तो जैद का क्वेश्चन मैं देख कर रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड हो तो अभी देख ले, मोबाइल में ग्रुप पे भेजा हुआ है। In the figure shown, all surfaces are smooth and force constant if spring is 10, ये दे दिया 10 न्यूटन पर मीटर। ब्लॉक ऑफ मास, दो डायग्राम ऐसा है, 2 kg का ये मास है, यहाँ पर स्प्रिंग है और ये वॉल है। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg नॉट अटैच्ड विद द स्प्रिंग, ठीक है, बस उसके कांटेक्ट में स्प्रिंग के रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि वेल्डेड हो। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 2 मीटर, चलो ठीक है, 2 मीटर इधर कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को। अगली जो सिचुएशन है उसमें स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस्ड पोजीशन में है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक। एंड रिलीज्ड, अच्छा आगे क्या दिया हुआ है? आगे इसमें ऐसा है कि ये 30 डिग्री पर आगे इंक्लाइन प्लेन है। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ओवर द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे कितना डिस्टेंस चल रहा है डी, वो बताना है, कितना ऊपर तक जाकर के वो तक पहुंचेगा। तो ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा लो या अपनी बनियागिरी कर लो, ठीक है, तुमको ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा? बोलो जैद, क्या क्या अच्छा लगेगा तीन ऑप्शन में से? फ्रिक्शन तो कहीं है नहीं सर। कॉमन सेंस करें, जिसको मैं बनियागिरी बोल रहा हूँ उसको कॉमन सेंस बोल लो। कॉमन सेंस से करें? यस सर। चलो कॉमन सेंस से बताओ, इनिशियली क्या है? इनिशियली किस फॉर्म में एनर्जी? जल्दी से बताओ। पोटेंशियल। तुम लोग सुन रहे हो जैद? यस सर। मैं क्या है बताओ, इनिशियली क्या है? काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में? इनिशियल। इनिशियल प्लस यू इनिशियल बताओ, इसमें के इनिशियल कितना है? इसको दबा के रिलीज किया है तो के 0 रहेगा। तुम लोगों में से आवाज क्यों नहीं आ रही किसी की? जैद ने अनम्यूट तो किया है बट मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? हाँ मैं तो बोल रहा हूँ। अरे रे सॉरी, मेरा जो है कोई बटन दब करके वॉल्यूम म्यूट हो गया था। सुनो जो तुम लोग बोल रहे होगे वो। हाँ तो यू इनिशियल बोलो। तो यू इनिशियल बोलो। तो मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली? चलो मैं ऐसा करता हूँ, यू को भी दो पार्ट में कर देता हूँ, यू इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आप बताओ। स्प्रिंग में सर 2 मीटर की तरफ वो हो रखा है डिस्प्लेस लेफ्ट की तरफ। यस अच्छा, तो लिख दिया हाफ के एक्स स्क्वायर मैंने। अब बताओ, जब ये फाइनली जहां पहुंचा वहां पे क्या चीज है? के इनिशियल, के फाइनल क्या है? 0, क्योंकि वहां पे जाकर के स्टॉप हो रहा है, प्लस यू फाइनल ग्रेविटेशनल एंड यू फाइनल स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? जब ये ब्लॉक यहां पहुंच गया है तो स्प्रिंग कैसी स्थिति में होगी? सो नॉर्मल रिलैक्स्ड होगी स्प्रिंग, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दें? mgh लिख दें। h और h और d में रिलेशन तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हो, ठीक। तो यहाँ से दोबारा क्या हो गया? h आ गया 2 तो नीचे रहेगा और m नीचे आ जाएगा k, ठीक है, एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन mg, ठीक है, ये हो गया।
तो ये h की वैल्यू हो गई, k की वैल्यू कितना 10 दे रखी है, x कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है अपॉन 2, मास कितना है 2 kg है, g की वैल्यू 10। अच्छा अब ये बताओ, ये हमने जो अप्लाई किया यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा दिया एक तरह से, ठीक है। लेकिन मैं अगर कॉमन सेंस वाला बात करता तो उसमें भी मैं यही कहता कि इनिशियली सारी एनर्जी क्या है, स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी के सॉरी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, फाइनली क्या है सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में चला गया, बीच में कहीं फ्रिक्शन है नहीं तो कहीं और कोई लॉस हुए नहीं है, सारे के सारे पूरा इंटर कन्वर्जन हुआ है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो तब भी तुम क्या करते, तब भी यही लिखने वाले थे जो मैंने यहाँ लिखा है, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू mgh, ठीक है। तो कॉमन सेंस से तुम डायरेक्ट यहाँ पहुंचते, यहाँ हमने बिल्कुल एक एक चीज देख देख के लिखी है तो इसमें गलती होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। कॉमन सेंस में थोड़ा सा गलती होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि हम एक एक चीज को नहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा एक्सटेंसिव अप्रोच है, उसको अप्लाई करो। जब तुम टोटल मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो तो ये देखो कि कंजर्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया, आंसर देख लो मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक। चलो क्लास ओवर करते हैं और 5:15 पे मैम किसी कुछ पूछना तो नहीं है?